हाय। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर एंड टाउन, इसका रिवीजन वीडियो हम लोग इससे पहले बनाए थे। और आज इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या बोर्ड में जो पूछने के चांसेस है, एनसीईआरटी है, सभी क्वेश्चन को आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है किंग फार्मर एंड टाउन। किंग फार्मर एंड टाउन, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई 6th सेंचुरी बीसी इज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। 6th सेंचुरी बीसी को इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट क्यों कहा गया है? तो 6th सेंचुरी बीसी को टर्निंग पॉइंट कहने के पीछे बहुत सारा वजह है। बहुत सारा वजह कैसे है कि ये एक सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीरियड था। सेकेंड अर्बनाइजेशन कहने का मतलब कि पहली बार हम देखें हड़प्पन जो पीपल थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। फिर इसके बाद जो वैदिक पीरियड आया वो रूरल सिविलाइजेशन थी। लेकिन अब ये लोग जो देखा जा रहा है कि 16 महाजनपद जो गंगा या गंगा के किनारे जो आबादी सब बसी, जो कि नए नए किंगडम्स वगैरह सब बस रहे थे, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर था 6th सेंचुरी बीसी। इस दौरान देखा जाता है कि गंगा या गंगा के ट्राइब्यूटरीज के आसपास, ट्राइब्यूटरीज के किनारे बहुत सारी किंगडम जो है वो बसनी शुरू हो जाती है। टोटल उन सब किंगडम को महाजनपद कहा जाता है। टोटल 16 महाजनपद हुआ करता था। इसके बाद और भी चीज़ें हैं कि इन सब जगहों पर किंग्स वगैरह पहली बार देखा जाता है हुकूमत करना शुरू कर देता है। आयरन का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो जाता है। इस दौरान देखा जाता है आयरन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। आयरन के इस्तेमाल से प्लॉ बनाए जा रहे हैं, आयरन प्लॉ से अब उन सब जगहों पर भी कल्टीवेशन हो सकती है जहाँ पर पहले नहीं हो सकती थी। टाइट मिट्टी पर, जो ज़मीन होता है टफ ज़मीन पर, तो पहले लकड़ी के हल का इस्तेमाल हुआ करता था, अब आयरन के हल का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें भी आयरन के इस्तेमाल से वेपन्स वगैरह सब बनाए जाते हैं और वे उस वेपन से जंगलों को काट करके एग्रीकल्चरल फील्ड तैयार किया जाता है और इन सब चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होता है। ट्रांसप्लांटेशन, एग्रीकल्चर में एक नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होने लगता है, एक नया तरीका इस्तेमाल होने लगता है। इन सब चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ती है। दो नए धर्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी एराइज होता है और बहुत सारे कॉइन्स वगैरह सब का जो इस्तेमाल शुरू हो जाता है, जो बहुत सारे कॉइन्स सिल्वर के और कॉपर के कॉइन्स वगैरह सब मिले हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से 6th सेंचुरी बीसी को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। सबसे पहला क्या था कि ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर था। यहाँ पे बहुत सारे 16 किंगडम्स जो है वो डेवलप्ड होने शुरू हो गए थे। सभी किंगडम में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर किंगडम में रूलर्स हुकूमत कर रहे हैं। आयरन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। आयरन के इस्तेमाल से, आयरन के यूजेस से जो टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह सब बनाए जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, बड़े बड़े फील्ड तैयार किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है। एग्रीकल्चर में नए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है जिसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, कि पैडीज का ट्रांसप्लांटेशन होता है, पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके रोपना, जिसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजीज़ जो है अपनाई जा रही है, ट्रांसप्लांटेशन, इन सब चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चर का काफ़ी एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ दो नए धर्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी एराइज होता है। ये वो वही दौर है जो गौतम बुद्ध और महावीर जैन जो प्रीचिंग करते हैं पूरी दुनिया को, दो नए धर्म के बारे में, दो नए वे ऑफ लाइफ के बारे में वो बताने की कोशिश करते हैं। और इसी दौर में देखा गया कि पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल, कॉइन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया। भले ये कॉइन्स पंचमार्क कॉइन था जो सिल्वर और कॉपर का बना हुआ था। तो इन सब चीज़ों की वजह से 6th सेंचुरी को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। अब आगे देखिए, वट वर द फीचर्स ऑफ द महाजनपद। हम क्या देखते हैं कि इस दौरान 16 अलग अलग जगहों पर, 16 अलग अलग जगहों पर हुकूमतें बसनी शुरू हो गई है, किंगडम वगैरह बसने शुरू हो गए। तो इन 16 महाजनपद का क्या सब खासियत था, क्या सब फीचर्स था? तो इन सब 16 महाजनपद का सबसे पहला खासियत था कि ज़्यादातर जगहों पर किंग हुकूमत कर रहा है, ज़्यादातर जगहों पर राजा हुकूमत कर रहा है। कुछ जगहों पर गना और संघ है जहाँ पर लोग पीपल चूज़ कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को जो रूल्स करेंगे, जिसको ओलिगार्चीज कहा जाता है। सभी किंगडम का अपना खुद का जो है कैपिटल हुआ करता था। ये कैपिटल ऑफन चारों तरफ से अक्सर ये घेरा हुआ करता था, जिसको फोर्टिफाइड कहते हैं। राजा स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू कर दिया है, आर्मी मेंटेन करना शुरू कर दिया है। अब फोर्टिफिकेशन करने के लिए, बड़े बड़े किला बनाने के लिए और आर्मी मेंटेन करने के लिए खर्च की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। तो राजा अब लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के हिसाब से यहाँ पर हुकूमत की जा रही है और भी धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के हिसाब से हुकूमत की जा रही है। और भी बदलाव है, और भी बदलाव ये देखा जाता है कि इस दौरान
जो एक महाजनपद या एक रूलर्स जो है वो दूसरे रूलर पर इन्वेजन कर सकता है, दूसरे किंगडम पर हुकूमत इन्वेजन कर करके अपनी हुकूमत के जो है इन्फ्लुएंस को या अपनी किंगडम को का एक्सपेंशन करना या इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, ठीक है, ये सब चीज़ जायज़ माना जाता था। तो क्या सब खासियत था? सबसे पहला ज़्यादातर जगहों पर रूलर हुकूमत कर रहा था, किंग हुकूमत कर रहा था। कुछ जगहों पर वो गना और संघ था, जहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल लोग इलेक्ट करते थे, जिसको राजा कहा जाता था, वो हुकूमत करते थे, लोगों के थ्रू इलेक्ट होते थे, जिसको ओलिगार्चीज कहा जाता है। सभी की महाजनपद का अपना खुद का कैपिटल हुआ करता था। ये कैपिटल अक्सर फोर्टिफाइड हुआ करता था। राजा खुद का आर्मी मेंटेन कर रहा है और फोर्टिफिकेशन के लिए, किला बनाने के लिए और आर्मी मेंटेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो ये सब पैसा राजा क्या कर रहा है, ठीक है, इन पैसों का या इन सब खर्च के लिए राजा अब टैक्स लगाना शुरू कर रहा है। राजा जो है टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र के हिसाब से राजा हुकूमत कर रहा है। एक महाजनपद दूसरे महाजनपद पर इन्वेजन करना, अपनी एक्सटेंड को इन्फ्लुएंस करना, अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करना, ये आम बात समझा जाता था, ठीक है। तो ये सब खासियत हुआ करता था महाजनपद का। अब आगे क्या है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या खासियत थी? तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, जहाँ पर सारा पावर राजा के पास कंसंट्रेटेड था। राजा सोर्स ऑफ अथॉरिटी था, सारे अथॉरिटी का सोर्स राजा ही था। इसके बाद हम देखते हैं राजा को असिस्ट करने के लिए, राजा को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए या राजा को हुकूमत करने के लिए, गवर्नेंस के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, जिसको मंत्री परिषद कहा जाता था। मंत्री परिषद राजा को एडवाइस करते थे और उस एडवाइस से राजा हुकूमत करता था। गवर्नेंस को चलाने के लिए टोटल 30 मेंबर का कमेटी होता था। हर एक कमेटीज जो 6 मेंबर की अलग अलग सब कमिटीज़ होती थी, जो 5 सब कमिटीज़ होता था, जो हर एक सब कमिटीज़ अलग अलग जो है कामों के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। किंगडम जो अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई थी, अलग अलग पार्ट्स में, जैसे जो पूरे किंगडम को अलग अलग प्रोविंस में और हर एक प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। जितने भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के या तो कैपिटल थे या प्रोविंशियल कैपिटल थे, ये सब एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर हुआ करता था। 5 पार्ट में टोटल किंगडम बटा हुआ था। एक तो मगध, और मगध के अलावा और भी था, तक्षशिला है, उज्जैनी है, स्वर्णगिरी है। तो ये सब अलग अलग पार्ट्स में, इतने पार्ट्स में किंगडम बटा हुआ था। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की खासियत क्या थी, फिर से बता देते हैं। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। सारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी पावर के पास, राजा के पास था। सारा पावर राजा के पास है। राजा को एडवाइस करने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए, एडवाइस करने के लिए मंत्री परिषद होते थे, जिसको अक्सर मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं या मंत्री परिषद कहते हैं। हुकूमत को चलाने के लिए 30 मेंबर की कमिटीज़ होती थी, उसके मशवरे से हुकूमत चलता था। उस 30 मेंबर भी अलग अलग जो है वो कमिटीज़ में, सब कमिटीज़ में बटी हुई थी। हर एक सब कमिटीज़ में 6 मेंबर हुआ करते थे। अलग अलग सब कमिटीज़ का अलग अलग जो है नाम, अलग अलग काम हुआ करता था। इसके अलावा पूरी हुकूमत प्रोविंस और जो है सारी किंगडम प्रोविंस में बटी हुई थी और प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में, इस तरीके से जो है बटा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैपिटल है या प्रोविंशियल कैपिटल है, वो सब एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पर हुआ करता था। जो जैसे किंगडम टोटल 5 पार्ट में बटा हुआ था, एक कैपिटल है और इसके अलावा 4 जो है और प्रोविंस है। तो ये सब सारे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पर हुआ करते थे। इसके अलावा वो हम देखते हैं अशोक की हुकूमत के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स रेगुलेशन होते थे, वो सब अलग अलग रॉक्स पर, पिलर्स पर, इन सब जगहों पर, पब्लिक प्लेस पर इंस्क्राइब करवा दिए गए थे। तो ये सब खासियत थी इसकी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की। अब देखिए, व्हाट वर द सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज है। एक सोर्सेज है जो कि लिटरेरी सोर्स है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। लिटरेरी सोर्स मतलब बुक्स वगैरह के बारे में जो कहा गया। तो लिटरेरी सोर्स में सबसे पहला सोर्स क्या है, हम देखते हैं अर्थशास्त्र, जो कि किताब है। इसका ऑथर चाणक्य कौटिल्य है। चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्ता मौर्य का पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करता था। अर्थशास्त्र एक पॉलिटिको इकोनॉमिक बुक है, मतलब कि उस मौर्यन हुकूमत की के पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स इन सब के बारे में है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास अर्थशास्त्र है। दूसरी जो बुक है जो इंडिका है, जो कि मेगास्थनीज इसके ऑथर है। मेगास्थनीज ग्रीस का जो रूलर था, सेल्यूकस निकेटर, उसका एम्बेसडर हुआ करता था, जो कि चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में था। यहाँ वो जो भी चीज़ देखा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी किताबों में उन सब बातों का जिक्र करते हैं। और वो किताब एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है हमारे लिए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए। इसके अलावा कुछ
बुद्धिज़्म और जैनिज़्म धर्म की किताबें हैं वो भी हमारे लिए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए एक सोर्स है। जैसे कि जताकास स्टोरीज वगैरह सब हैं। इसके अलावा जो त्रिपिटक किताब है, दीपावामसा, महावामसा, ये सब बुक्स हैं बुद्धिज़्म धर्म से रिलेटेड, जिसको हम पढ़ते हैं तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको पता लगता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कि बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स हैं, बहुत सारे पिलर एडिक्ट्स हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं जो केव वगैरह पर है। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो अशोक के ज़माने में जो इंस्क्राइब करवाए हुए हैं, अशोक जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन अलग अलग जगहों पर गुंदवाया था, लिखवाया था, वो भी इंस्क्रिप्शन हमारे पास एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा और भी कॉइन्स वगैरह सब मिले उस ज़माने के, वो उस कॉइन से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। इस कॉइन्स के अलावा जो कुछ जो आर्टिफैक्ट वगैरह सब मिले हैं, जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एक बर्तन है जो कि काफ़ी ग्लोसी है, काफ़ी चमकता हुआ बर्तन है। तो इन सब चीज़ों से जो भी मटेरियल रिमेन्स वगैरह सब मिले हैं आर्कियोलॉजी के दौरान, वो भी एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का सोर्सेज है। ठीक है, तो देखिए व्हाट आर द सोर्सेज। तो सोर्सेज हमारे पास दो हो गया। सबसे पहला लिटरेरी, दूसरा आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी में फिर से बता दे रहे, लिटरेरी में अर्थशास्त्र है, इंडिका है और बुद्धिज़्म धर्म की किताबें हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो अशोक के ज़माने के हैं, जो कि रॉक इंस्क्रिप्शन है, पिलर्स इंस्क्रिप्शन है और केव इंस्क्रिप्शन है, जो अशोक के थ्रू बनवाए गए थे। इसके अलावा उस ज़माने के बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, वो भी एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का सोर्स है। और कुछ आर्टिफैक्ट हैं जैसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो ग्लोसी एक बर्तन स्पेशल किस्म का हुआ करता था। तो उन सब चीज़ों से भी जानकारी मिलती है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब देखिए व्हाट वाज द न्यू नोशन ऑफ द किंगशिप डेवलप्ड आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी। बोला जा रहा है मौर्यन डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद किंगशिप का एक नया जो है वो दौर शुरू हो गया। दौर मतलब एक नया आइडिया शुरू हो गया किंगशिप के बारे में। ठीक है, तो क्या सब आइडिया शुरू हो गया। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे रूलर्स जो इंडो ग्रीक रूलर्स सब यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उन लोगों ने अब किंग्स के स्टेटस को और भी ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। ये जो कुशन्स लोग हुआ करते थे, वो राजा को ये दिखाने की कोशिश किया कि राजा जो है वो गॉड लाइक होता है। जैसे वो टाइटल अडॉप्ट किया जो देवपुत्र, राजा को ये दिखाने की कोशिश किया राजा डिवाइन होता, राजा जो है वो गॉड के बेटे हैं, इस तरीके से दिखाने की कोशिश किया। तो कुशन लोगों ने देवपुत्र टाइटल अडॉप्ट कर लिया। तो राजा के नोशन को, राजा के मतलब आइडियाज़ को और भी बड़ा दिखाने का कोशिश किया। राजा जो होता वो डिवाइन होता, इस तरीके से। इसके अलावा गुप्ता रूलर्स में देखते हैं कि गुप्ता लोगों की जो गुप्ता पीरियड में देखते हैं कि बहुत बड़ी हुकूमत हुआ करती थी। और उस दौरान देखा गया कि राजा जो है वो सेंट्रलाइज हुकूमत नहीं चला रहा है, अलग अलग जगह पर छोटे छोटे सामंत हैं और वो सब सामंत जो है हुकूमत कर रहे हैं, जिसको हम फ्यूडल लॉर्ड्स कहते हैं। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग सामंत जो है हुकूमत करना शुरू कर देता है और राजा को वो रेगुलर पे टैक्स या ट्रिब्यूट वगैरह जो है दिया करता था। इसके अलावा जो बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, उस कॉइन्स पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं, जिससे ऐसा पता चलता है कि राजा के स्टेटस को ग्लोरीफाई करने का कोशिश किया गया था। जैसे हम देखते हैं समुद्रगुप्त के हुकूमत के टाइम में, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के हुकूमत के टाइम में समुद्रगुप्त का जो दरबारी जो कवि था, वो समुद्रगुप्त के तारीफ में पर्याग प्रस्ति लिखते हैं। ठीक है, पर्याग प्रस्तिस मीन्स तारीफ, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है, जो ग्लोरीफाई किया जाता है। तो ये जो किंगशिप का नोशन देखा जा रहा है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बदल रहा है। तो इसमें क्या क्या लिखना है कि न्यू नोशन ऑफ किंगशिप में देख फॉलोइंग चीज़ हम लोगों को मिलता है। सबसे पहला क्या मिलता है, जो कुशन रूलर्स थे वो अपने आप को डिवाइन साबित करने की कोशिश किए, प्रूफ करने की साबित किए। वो एक टाइटल अडॉप्ट किया देवपुत्र, जिसका माने होता था सन ऑफ गॉड। इसके अलावा कुशन रूलर्स के बहुत सारे स्टैचू मथुरा में और पेशावर में, जो मथुरा में और अफगानिस्तान में मंदिरों में जो कुशन रूलर्स के मूर्ति वगैरह से मिले हैं। शायद ये लोग मतलब अपने आप को दिखाते थे कि गॉड लाइक है और लोग उनको इज्जत की निगाह से देखें, लोग उनकी पूजा करें। फिर गुप्ता पीरियड के दौरान ऐसा देखा जाता है कि राजा का अथॉरिटी कमज़ोर हो रहा है और अलग अलग जगहों पर, चूँकि गुप्ता पीरियड में हुकूमत का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ, तो ऐसा देखा जाता है कि राजा जो है वो या सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर हो रहा है, राजा की पावर कमज़ोर हो रही है और अलग अलग जगहों पर जो सामंत हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। वो राजा के अंदर में हुकूमत कर रहे हैं, राजा को रेगुलर ट्रिब्यूट्स वगैरह सब दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉइन्स ऐसे मिले हैं जिस कॉइन्स में ऐसा दिखाया गया है कि राजा के स्टेटस को बढ़ाने या ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में है, जो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है, तो जो उसमें पता लगता है कि हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के तारीफ में बहुत ज़्यादा बातें अब कहे हैं या जो है वो इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखवा है।
तो राजा के स्टेटस को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश, राजा की स्टेटस को हाई करने की कोशिश जो है, ऊंचे करने की कोशिश की गई। इसी को कहा जाता है न्यू नोशन ऑफ द किंगशिप, कि राजा जो है एक डिवाइन टाइप का है, ठीक है, ये प्योर टाइप का है, राजा के किए हुए कामों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जाती है। अब नेक्स्ट हमारा है व्हाट वाज धम्मा। धम्मा क्या था? राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल। और धम्मा के प्रिंसिपल क्या थे? तो धम्मा क्या था? धम्मा ना ही कोई धर्म था, ना ही कोई फिलॉसफी था। इट वॉज नाइदर अ रिलीजन नॉर अ फिलॉसफी, इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ। ना ही ये धर्म था, ना ही ये कोई फिलॉसफी था, ये ज़िंदगी जीने का तरीका था जो अशोक ने अपनाया था। और अशोक चाहता था कि अपने हुकूमत में, उनके हुकूमत में लोग भी इस तरीके से ज़िंदगी जिए। धम्मा कंसिस्टेड द फॉलोइंग थिंग। क्या सब था धम्मा में? सबसे पहला था रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अपने से बड़ों की इज्जत करनी है, ठीक है, जो लव एंड अफेक्शन फॉर द यंगर्स, अपने से छोटों के साथ प्यार से पेश आना है। रिमेन काइंडली टू द रिमेन काइंड टू द स्लेव एंड द पुअर्स, मतलब जो गरीब हैं, जो स्लेव हैं, उनके साथ रहम के साथ पेश आना है। रिस्पेक्ट फॉर द ब्राह्मण या रिलीजियस लीडर, जो ब्राह्मण है या रिलीजियस लीडर है उनकी इज्जत करनी है, और दूसरे धर्म के लोगों के बारे में बुरा भला नहीं करना है। रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजन ऑफ अदर रिलीजन अदर देन देयर ओन, मतलब अपने रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन का भी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है धम्मा या धम्मा के प्रिंसिपल हुआ करता था। अब आगे देखिए, What were the problem epigraphist had to face while studying the inscription? बोला जा रहा है कि एपिग्राफिस्ट को क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ती थी इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते वक्त। अब इससे पहले हम आपको बता देते हैं एपिग्राफी होता क्या है। तो पिछले वीडियो में न्यूमिस्मेटिक बताए थे, और न्यूमिस्मेटिक और एपिग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन होगा 1 मार्कर वाले में। न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं, कॉइन्स की स्टडी जो की जाती है उसको न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, और एपिग्राफी कहा जाता है जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी जो की जाती है उसको एपिग्राफी कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन आर कॉल्ड एपिग्राफी, और उस स्टडी को करने वाले को एपिग्राफिस्ट कहा जाता है। तो एपिग्राफिस्ट को क्या क्या परेशानी होती थी इंस्क्रिप्शन को पढ़ते वक्त? तो एपिग्राफिस्ट को क्या क्या परेशानी होती थी? तो देखिए, ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन था वो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन फेंट हो चुका था, मतलब ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन की जो सदियों पहले लिखी गई वो उसका कलर धीरे धीरे फेंट हो गया, तो बहुत धुंधला हो चुका था। उसको पढ़ करके हिस्ट्री को समझना अक्सर मुश्किल हुआ करता था। बहुत सारी इंस्क्रिप्शन पार्शियली डैमेज हो चुके थे, या फिर उन सब इंस्क्रिप्शन में से कुछ कुछ लेटर्स या वर्ड्स वगैरह मिसिंग थे, तो ऐसे चीज़ों को पढ़ना मुश्किल हो रहा था। बहुत सारी इंस्क्रिप्शन वक्त के साथ जो है वो टोटली बर्बाद हो गया, किसी तरीके का या किसी लायक बचा नहीं। और भी प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम ये था कि उसमें किसी तरीके की, उस इंस्क्रिप्शन में अगर किसी तरीके की कोई हिडन मीनिंग थी तो जो लिखने वाले थे वो अब जिंदा नहीं है, तो इसीलिए अब उन सब चीज़ों को नहीं समझा जा सकता। अगर किसी तरीके का कोई हिडन मीनिंग है तो जो लिखे थे वो सदियों पहले लिखे और उनका डेथ हो गया, तो अब उसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कोई है नहीं बचा हुआ। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन से और भी प्रॉब्लम था कि इंस्क्रिप्शन में कॉमन पीपल के बारे में किसी तरीके का कोई जिक्र नहीं था। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन राजाओं ने कमीशन किया था, राजा ने करवाया था, तो ज़्यादातर राजा की तारीफ में लिखी गई है। तो इसी वजह से जो सिर्फ इंस्क्रिप्शन को पढ़ करके किसी कंक्लूजन पर निकल आना ये सही नहीं है, उसको दूसरे सोर्सेज से मिलाना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जो है एपिग्राफिस्ट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था? फिर से बता दे रहे हैं। इंस्क्रिप्शन सदियों पहले लिखी गई, तो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन का जो कलर था वो फेंट हो चुका, धुंधला हो चुका, उसको सही से समझना और किस जो है समझ पाना, हिस्ट्री को रिकस्ट्रक्ट करना वो मुश्किल है। बहुत सारी इंस्क्रिप्शन पार्शियली डैमेज हो चुकी है, बहुत सारे उसके लेटर्स वगैरह सब मिसिंग है, तो इस वजह से उसको पढ़ना मुश्किल पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी इंस्क्रिप्शन टोटली डैमेज हो गई, वक्त के साथ, वक्त बीतने के साथ वो वक्त के रेवेज के साथ वो रह नहीं पाया और वो टोटली बर्बाद हो गई, तो उसको नहीं पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, तो जिन लोगों ने लिखा, अगर उस इंस्क्रिप्शन में किसी तरीके की कोई हिडन मीनिंग है तो उसको अब कोई है नहीं समझाने वाला जो समझाया जा सके, या उसको पढ़ करके खुद नहीं समझा जा सकता अगर किसी तरीके का कोई हिडन मीनिंग है तो। इसके बाद जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है उस इंस्क्रिप्शन में कॉमन लोगों के बारे में, आम लोगों के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन राजाओं ने वो कमीशन किया, राजाओं ने लिखवाया है, तो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में राजा की तारीफ ही की गई है। तो अगर किसी तरीके से कोई चीज़ लिखी गई है तो हम डायरेक्टली उसको समझ लें बिना उसको दूसरे सोर्सेज से मिलाए हुए, तो ये जो है वो सही नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम हुआ करता था, एपिग्राफिस्ट को फेस करना पड़ता था। इसके बाद हम देखते हैं डिस्कस द एविडेंस।
डिस्कस द एविडेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द अर्ली हिस्टोरिक सिटीज़। बोला जा रहा है कि शुरुआती दौर की जो सिटीज़ हुआ करती थी उसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन का क्या मामला था, मतलब ये जनपद और महाजनपद के बारे में बोला जा रहा है। क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब कि जो कि हाथों का काम होता है, गोल्ड स्मिथ है, आयरन स्मिथ है, या और भी पॉटरीज वगैरह सब बनाए जा रहे हैं जो हाथों से, और भी सारे प्रोडक्शन होते हैं एग्रीकल्चर के अलावा। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का कोई एविडेंस मिला है या नहीं मिला है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इन व्हाट वे इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द एविडेंस फ्रॉम द हड़प्पन सिटीज। और इन लोगों का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है महाजनपद के दौर का, वो हड़प्पन लोगों से कैसे अलग है, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें जो आर्कियोलॉजी के बारे में, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जो एक्सकवेशन किया है, तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि जो जो जिन जिन जगहों पर हड़प्पन की जो है वो हड़प्पन लोगों की आबादी मिली है, तो वहाँ पर अभी प्रेजेंट में कोई आबादी नहीं बसी हुई है, तो उन सब जगहों का एक्सकवेशन करना आसान है। और इसी वजह से हड़प्पन लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर एक्सकवेशन किया गया और बड़े पैमाने पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। लेकिन जो है ना, जहाँ पर महाजनपद या इन सब जगहों पर जो महाजनपद जिन सब जगहों पर महाजनपद बसा हुआ था, इन सब लोकेशन पर आज के डेट में बहुत सारी आबादी बसी हुई है, बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, तो इन सब जगहों पर उस आबादी को हटा करके और एक्सकवेशन करना मुमकिन नहीं है। लेकिन उतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक्सकवेशन नहीं हो पाया जितना हड़प्पन लोगों में हुआ। क्यों? क्योंकि हड़प्पन लोगों का जगह वो अभी तक खाली था, इसके लिए एक्सकवेशन हो गया। लेकिन इन सब जगहों पर ये सब जगह अभी जो हैबिटेड है, जो डेंसली पॉपुलेटेड है और यहाँ पर आबादी बसी हुई है, इसीलिए यहाँ पर उतने बड़े पैमाने पर एक्सकवेशन नहीं हो पाया। लेकिन थोड़े बहुत ही जो रिमेंस मिले हैं, मटेरियल्स रिमेंस या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, वो काफ़ी हैं जो है चीज़ों को बताने के लिए। तो क्या सब है कि इन सब लोगों की जो महाजनपद जो सिटीज़ है, उन सब जगहों की जो हमारे पास मटेरियल रिमेंस है या आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोडक्शन है, तो देखिए क्या क्या सब है, ये सब चीज़ है। फाइन पॉटरी बॉल एंड डिशेस, यहाँ पे जो अच्छे किस्म के जो है वो पॉटरी वगैरह सब मिले हैं, अच्छे किस्म के वो मिट्टी के बर्तन वगैरह सब मिले हैं, डिशेस मिले हैं, पॉटरी बॉल्स वगैरह सब मिले हैं, ठीक है। और ये अक्सर ग्लोसी कलर के हैं जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है। ये कब की बात कर रहे हैं? हम महाजनपद के दौर की बात कर रहे हैं, और जो है ना सेकेंड अर्बनाइजेशन जिसको कहा जाता है, जो कि इस चैप्टर के बारे में कह रहे हैं, हड़प्पन लोगों के बारे में नहीं। हड़प्पन लोगों में तो बहुत सारा मिला था, लेकिन इन सब जो महाजनपद के सिटीज सब में जो बहुत सारे जो मटेरियल्स मिले हैं जो कहीं ना कहीं क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो क्या सब मिला? फाइन पॉटरीज, अच्छे किस्म के जो पॉटरीज मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसमें बहुत सारा बाउल्स है और बहुत सारे डिशेज हैं, ठीक है। ये सब अक्सर ग्लोसी कलर्स का, ग्लोसी मतलब बहुत चमकता हुआ कलर है, ठीक है, वो अच्छी उसकी पॉलिशिंग की गई है उन सब बर्तन की जो अच्छे से चमक रहे हैं, और इनको क्या नाम दिया गया? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इनको कहा गया है। एविडेंस ऑफ ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं, बहुत सारे टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, और बहुत सारे फिगरीन भी मिले। फिगरीन बोला जाता है जो मतलब स्टैचूज वगैरह सब भी मिले, ठीक है, जो फिगरीन स्टैचूज को कहा गया। देयर आर वाइड रेंज ऑफ आइटम मेड अप ऑफ द गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड ग्लास इटीसी। बोला जा रहा है अलग अलग किस्म के, अलग अलग जो है मेटल्स के, अलग अलग चीज़ों के बहुत सारे जो वो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें सब मिली है, ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन की चीज़ें मिली है। ये क्या सब है? देयर आर वाइड रेंज ऑफ आइटम मेड ऑफ, बहुत सारी चीज़ें मिली है जो गोल्ड्स की बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और ग्लास की बनी हुई है, और आयरन्स की भी बनी हुई है, ये सब है। अब देखिए इंस्क्रिप्शन ऑफ द डोनर्स, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया है, जो इंस्क्रिप्शन वगैरह हुआ करता था, जो इंस्क्रिप्शन में ये सब लिखा गया है कि कोई अगर कहीं पर कोई मंदिर बने या किसी तरीके का कोई डोनेशन दिया, तो अलग अलग जगहों पर वो लिखा रहता था कि इस चीज़ों में इन लोगों ने खर्च किया या इन लोगों ने डोनेशंस वगैरह सब दिया इन लोगों ने। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं जहाँ पर डोनर्स के बारे में दिया हुआ, नाम दिया हुआ कि किस चीज़ों को कौन बनवाया था। तो उन सब चीज़ों में देखिए इंस्क्रिप्शन ऑफ द डोनर्स टेल अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द टाउन्स। बोला जा रहा है कि शहर में कौन लोग रहा करते थे, वो भी बहुत सारा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जो अक्सर इंस्क्रिप्शन अगर कोई मंदिर बनवा रहा है तो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन पे लिख दिया गया कि इसमें कौन कौन खर्च किए हैं और किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अक्सर जो टाउन्स पीपल हुआ करते थे, जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, वो लोग अक्सर जो है वो कमीशन किया करते थे, पैसा वगैरह खर्च करते थे किसी चीज़ों को बनवाने में, और उन लोगों का नाम से लिखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें उन सब इंस्क्रिप्शन में है। तो डोनर्स के इंस्क्रिप्शन में इन सब चीज़ों का जिक्र है कि शहर में कौन लोग होते थे, तो इंक्लूड्स वॉशरमैन होते थे,
इसके अलावा वीवर्स होते थे, स्क्राइब होते थे, स्क्राइब बोलते हैं लिखने वाले को, कातिब को जो कि लिखते हैं। इसके अलावा कारपेंटर, ईटीसी वगैरह ये सब हुआ करते थे। इन द हड़प्पन्स देयर वाज नो एविडेंस ऑफ द आयरन यूज। ठीक है, लास्ट में क्या पूछा गया, इन व्हाट वे इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द एविडेंस ऑफ द हड़प्पन सिटीज। ठीक है, तो बोला जाए हड़प्पन्स लोगों में आयरन का कोई इस्तेमाल नहीं था, लेकिन महाजनपद के दौर में आयरन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। क्राफ्टमैन एंड आर्टिजन बिल्ट देयर गिल्ड टू। बोला जाए इस जमाने में, महाजनपद के ज़माने में देखा गया कि जो क्राफ्टमैन होते थे, जो हाथों का काम करते थे और इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करते थे, वो अपनी ग्रुपिंग करते थे, गिल्ड बनाते थे। ये कलेक्टिवली रॉ मटेरियल खरीदते थे और कलेक्टिवली एक साथ यूनाइटेड होकर के अपने सामान को भी मार्केट में बेचते थे और ये लोग अपने मार्केट में इन्फ्लुएंस रखा करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस द एविडेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द अर्ली हिस्टोरिक सिटीज़, जो शुरुआती दौर की शहर हैं, जो महाजनपद के बारे में कही जा रही है कि उसके क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पूछा गया। और पूछा गया इन व्हाट वे इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द एविडेंस फ्रॉम द हड़प्पन सिटीज़, और ये हड़प्पन्स लोगों के एविडेंस से कैसे अलग हैं। तो हम सबसे पहले बताए थे कि हड़प्पन्स की जो आबादी थी, जो बस्तियाँ थी, जिन जिन जगहों पर हड़प्पन्स के निशानियाँ या आबादियाँ वगैरह मिले हैं, वहाँ पर लार्ज स्केल पर एक्सकेवेशन किया जा सका है, क्योंकि वो सब जगह खाली था, अनइनहेबिटेड था, मतलब सॉरी हाँ अनइनहेबिटेड था। अनइनहेबिटेड मतलब वहाँ पर आबादी नहीं बसी हुई है। लेकिन महाजनपद जिन जगहों पर है, जिन जगहों पर ये निशानी मिली है, गंगा या गंगा के नदियों के आसपास, गंगा ट्राइब्यूटरीज के आसपास जो महाजनपद का शहर बसा हुआ था, ये सब जगह अभी डेंसली पॉपुलेटेड है। तो इन सब जगहों पर बड़े पैमाने पर एक्सकेवेशन नहीं हुआ है और इसी वजह से बहुत सारे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। लेकिन जो भी एविडेंसेस मिले हैं वो ये सब है। क्या सब सामान मिला है, फाइन पॉटरीज, बॉल, और ये फाइन पॉटरीज मिले, अच्छे किस्म के जो है वो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो कि बॉल्स है, डिशेज है। इसके अलावा ये सब जो मिट्टी के बर्तन हैं वो एकदम ग्लोसी कलर के हैं, बहुत चमकते हुए कलर के हैं, अच्छे से पॉलिश किया गया है और इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहा गया है। बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं ऑर्नामेंट्स के, टूल्स के, वेपन्स के, और बहुत सारे स्टैचूज, जो कि फीमेल स्टैचूज को फिगरीन कहते हैं, वो मिले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मिली है, जो बहुत सारे देयर आर वाइड रेंज ऑफ द आइटम्स, और भी बहुत सारे किस्म के जो है वो चीज़ें मिली है, जो कि गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से, ब्रॉन्ज से, ग्लास, इन सब चीज़ों से बने हुए हैं। ठीक है, आयरन्स के भी बने हुए हैं। हम यहाँ पर आयरन्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आयरन भी इन सब के दौरान मिला। ठीक है, इंस्क्रिप्शन डू नॉट टेल अबाउट द इंस्क्रिप्शन ऑफ द डूनर्स टेल अबाउट द पीपल टेल अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द टाउन्स। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में ये बात पता लगा है कि शहर में उस ज़माने में कौन सब रहा करते थे। तो शहर में टाउन्स पीपल के अलावा ये सब सर्विस प्रोवाइडर भी थे। वॉशरमैन हुआ करते थे, जो कि कपड़ा धोते हैं, वीवर्स हुआ करते थे, जो चीज़ों को बुना करते हैं, स्क्रैप्स, जो कि लिखने वाले होते हैं, इसके अलावा कारपेंटर वगैरह सब हुआ करते थे। हड़प्पन्स लोगों में ये देखा गया कि किसी तरीके का आयरन का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये लोग आयरन का इस्तेमाल किए। क्राफ्टमैन एंड आर्टिजन बिल्ड देयर गिल्ड टू। बोला जा रहा जो क्राफ्टमैन होते थे, आर्टिजन होते थे, जो इन सब सामानों का प्रोडक्शन करते थे, ये अपना यूनिटी बनाते थे, ये गिल्ड बनाते थे, और ये लोग एक साथ कलेक्टिवली काम करते थे। कलेक्टिवली रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, कलेक्टिवली मार्केट में सामान बेच रहे हैं, तो इनकी अपनी खुद की ग्रुपिंग हुआ करती थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ डू हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। बोला जा रहा है कि हिस्टोरियन जो आम लोगों के बारे में कैसे कहा करते थे, या आम लोगों के ज़िंदगी के बारे में इनको जानकारी कहाँ से मिलता है। तो हम लोग पहले ही देखे हैं, जितने भी उस ज़माने की इंस्क्रिप्शन है या बहुत सारी जो किताबें हैं, वो कमीशन कौन किए थे, राजा खुद किए थे। तो बहुत सारी इंस्क्रिप्शन को राजा खुद ही लिखवाए थे। तो बहुत सारी इंस्क्रिप्शन में राजा की तारीफ में लिखी गई है, राजा की तारीफ में वो सब इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। आम लोगों के बारे में उन सब इंस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी मिलती कहाँ से है, तो ये जानकारी देखिए कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो एक्सकवेशन के दौरान जो रिमेन ऑफ हाउसेज एंड पॉटरीज हैं, मतलब जो खंडहर, जो घर वगैरह सब मिले हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह सब मिले हैं, और जो बचे हुए पॉटरीज वगैरह सब मिले हैं, जैसे फाइन डिशेज ऑफ बॉल एंड पॉटरीज जो देखे हैं, जो अच्छे किस्म के जो चमकते हुए जो डिशेज थे, बॉल्स थे, तो वो सब मिला। तो उससे क्या पता चलता, वो अच्छे क्वालिटीज़ के होते थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं अमीर लोग रहते रहे होंगे, तो ये पता लगता है। क्योंकि अच्छे किस्म के जो बर्तन थे, जो फाइन पॉटरीज ऑफ द डिशेज एंड बॉल, मतलब अच्छे किस्म के जो डिशेस थे या बॉल्स थे, जो कि बहुत चमकता हुआ था, ग्लॉसी था, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहा गया है, वो
स्पेशल हुआ करते थे, उसमें अच्छी फिनिशिंग हुआ करती थी। तो ये अच्छे फिनिशिंग के सामान या अच्छे सामान कौन इस्तेमाल करते हैं? अमीर लोग। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से जो बिल्डिंग्स वगैरह सब मिले हैं और भी अलग अलग पॉटरीज मिले हैं, उन सब चीज़ों से पता चलता है। और कैसे पता चलता है? सम इंस्क्रिप्शन एंड स्क्रिप्चर टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द किंग्स एंड पीपल। थोड़े बहुत इंस्क्रिप्शन ऐसे भी हैं जिस इंस्क्रिप्शन में पीपल और जो किंग्स के बारे में बात की गई है कि राजा कैसा होता था, राजा की हुकूमत से लोग खुश थे नहीं खुश थे, इन सब चीज़ों के बारे में ये लिखी गई कि राजा वेलफेयर स्टेट चलाता था। जैसे अशोक के बारे में, अशोक वेलफेयर स्टेट चलाता था, मतलब आम लोगों की तरक्की या आम लोगों का जो है वो ध्यान रखता था। इट टॉक अबाउट द टैक्सेस एंड द हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में इन सब बातों की भी जिक्र की गई है कि राजा टैक्स कितना लगाता था, राजा के टैक्स लगाने से या जो ज़्यादा था या कम था उससे लोग खुश थे या नाराज़ थे, इन सब चीज़ों के बारे में। चेंजिंग टूल्स एंड क्राफ्ट, चेंजिंग टूल्स ऑफ द क्राफ्टमैन एंड द फार्मर टॉक अबाउट द लाइफ स्टाइल। बहुत सारे जो टूल्स मिले हैं और भी बहुत सारे जो सामान मिले हैं, ठीक है, जो बदलते जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का मिले हैं। तो उससे पता चलता है वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी रहे हो। अगर ये सामान जो एक्सपेंसिव होंगे, अगर ये सामान जो लग्जरियस होंगे तो पता लगेगा कि हाँ लोग खुशहाल थे और अमीर लोग थे। और अगर डेली लाइफ की सामान होगी तो उसे पता चलेगा कि लोग कॉमन लोग यहाँ पर रहते रहेंगे। हिस्टोरियन ऑल्सो डिपेंडेड अपॉन द फॉल्कलोर टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। हिस्टोरियन को कहीं ना कहीं जो कही सुनी बातें होती है, जो पुराने ज़माने के कोई लोग होते हैं जो कहानी के तरीके से सुना देते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी सुनना पड़ा होगा आम लोगों की ज़िंदगी के को बताने के बारे में। तो फिर से बता दे रहे, क्या क्वेश्चन है? हाउ डू हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। हिस्टोरियन आम लोगों के ज़िंदगी के बारे में कैसे बताते रहेंगे, कैसे समझते रहेंगे? तो फिर जो हिस्टोरियन है वो जो बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली है उनको, उस इंस्क्रिप्शन में कॉमन पीपल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन राजा खुद कमीशन करवाते थे, राजा के लोग लिखते थे, तो राजा की तारीफ में वो सब लिखी गई है और बहुत कम ही जानकारी कॉमन पीपल के बारे में है उन सब इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन तो आखिर आम लोगों के बारे में राजा के पास जानकारी कहाँ से मिलता है? तो बहुत सारे एक्सकैवेशन के दौरान जो सामान मिले हैं उन सब सामान से मिलता है। क्या सब सामान है? तो देखिए, रिमेन्स ऑफ द हाउसेज एंड पॉटरीज, जो बहुत सारे जो घरों के रिमेन्स मिले हैं, जो बच्चे खुचे खंडर मिले हैं, जो बहुत सारे पॉटरीज वगैरह मिले हैं जो एक्सकैवेशन के दौरान, उन सब चीज़ों से कॉमन लोगों के बारे में एक आइडिया लगाया जा सकता है। दूसरा, सम इंस्क्रिप्शन एंड स्क्रिप्चर टॉक अबाउट द रिलेशन। कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं और थोड़े बहुत स्क्रिप्चर हैं जो किताबें हैं, जो लोकल किताबें हैं, तो उन सब जगहों में जिक्र किया गया है कि लोग जो बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे जताकात स्टोरीज में भी कुछ स्टोरीज ऐसी है जहां पर पता लगेगा कि राजा और जो है वो पीपल के बीच कैसा रिलेशन हुआ करता था, कि राजा से लोग खुश थे या नाखुश थे, नाराज थे, इन सब चीज़ों के बारे में है। इट टॉक अबाउट द टैक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। जो ये सब थोड़ी बहुत इंस्क्रिप्शन है या जो स्क्रिप्चर है, इन सब में ये बात लिखा हुआ है थोड़े बहुत इंस्क्रिप्शन में कि राजा कितना टैक्स लगाता था, राजा के टैक्सेशन सिस्टम से लोग खुश थे या नाराज थे, इन सब चीज़ों के बारे में। चेंजिंग टूल्स एंड क्राफ्टमैन एंड द फार्मर टॉक अबाउट द लाइफ स्टाइल। बोला जा रहा है कि जो आम लोगों की ज़िंदगी में जो सामान इस्तेमाल किया करते थे, जो क्राफ्टमैन है, जो फार्मर है, ये सब सामानों का जो प्रोडक्शन किए हैं, तो इन सब सामानों का जो डिज़ाइन और इन सब चीज़ों सामान जो है वो चेंज हो रहा है। तो इन सब चेंजेस से कहीं ना कहीं ट्रेस किया जा सकता है आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो कैसी हुआ करती थी। हिस्टोरियन ऑल्सो डिपेंड ऑन द फॉल्कलोर। हिस्टोरियन को इन सब चीज़ों के अलावा जो कहीं सुनी कहानियाँ होती है, उन सब कहानियों को भी सुनना पड़ा होगा, जो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या चीज़ों को कोरिलेट करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कल्चर, एक्टिविटीज ऑफ द इंडियंस दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द इंस्क्रिप्शन डिस्कस। ठीक है, जो डीसी सरकार जो हिस्टोरियन है उसका ये स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो जिसका जानकारी इंस्क्रिप्शन से नहीं मिलता हो। मतलब बड़े पैमाने पर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इंस्क्रिप्शन में A to Z बात है, मतलब डीसी सरकार कहते हैं कि A to Z बात है उसमें लिखी गई है। तो ये हकीकत बात है कि बड़े वास्ट पैमाने पर जो है वो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिन सब इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें पता लगता है। जैसे क्या पता लगता है कि राजा की बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक हुआ करती थी, तो वो कैसे पता लगेगा? तो जिस राजा का इंस्क्रिप्शन जिस एरिया में पाया गया है, ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस राजा की हुकूमत होती रही होगी। फिर दूसरे एरिया में दूसरे राजा की इंस्क्रिप्शन होगी, तो अलग अलग जो
जो हुकूमत में अलग अलग राजा ने इंस्क्रिप्शन करवाए थे, राजा का नाम लिखा हुआ है, उसके अलावा उसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह सब है वो लिखे हुए हैं। जैसे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स में क्या सब लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जैसे अशोक के ज़माने में कालिंगा वॉर हुआ तो उन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, और भी जितने भी एविडेंस है उन सब सारे चीज़ों के बारे में जो लिखे हुए हैं, कॉमन लोगों के बारे में लिखे हुए हैं, डोनर्स के बारे में लिखे हुए हैं, जो शहर में कौन सब रहते थे इन सब चीज़ों के बारे में लिखे हुए हैं। तो बहुत सारी जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी जानकारी मिलती है। क्या सब जानकारी मिलती है? तो सबसे पहला जानकारी मिलती है नेम ऑफ द किंग, राजा का क्या नाम हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी, राजा की बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक थी, इन सब चीज़ों के भी है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो राजा के दौर में हुए और थोड़े बहुत कॉमन लोगों के बारे में भी जो जानकारी है, और शहर में कौन रहते थे इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी है। तो इसी सब चीज़ों को लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट कर करके लिखना है कि ऐसी कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जो कि इंस्क्रिप्शन से छूटा हुआ है। जैसे नाम, राजा का नाम, राजा की क्रोनोलॉजीज, कौन से राजा की कहाँ से कहाँ तक बाउंड्रीज हुआ करता था, राजा के इंपॉर्टेंट में, राजा के जो टेन्योर में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उन सब चीज़ों के बारे में भी, कॉमन पीपल के बारे में भी, और भी जो टाउन्स वगैरह में जो लोग रहा करते थे उन सब चीज़ों के बारे में भी, सभी चीज़ों के बारे में इंस्क्रिप्शन में जानकारी ऑलमोस्ट मिल जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से लिखना। जैसे देखिए बाउंड्रीज ऑफ द किंग, नेम ऑफ द किंग, हिस्टोरिक इवेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ द किंग, मतलब राजा किस तरीके से जो है हुकूमत चलाता था, राजा की हुकूमत से लोग खुश थे या नहीं खुश थे। हाँ, उसको मिलाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मिलाना? क्योंकि राजा खुद अगर कहीं पर इंस्क्रिप्शन में लिखवा रहा है कि लोग हमसे खुश थे, तो राजा खुद ही नहीं लिखवा रहा है, उसको तो मिलाना ज़रूरी है ना, दूसरे सोर्सेज से कोरिलेट करना जो है वो ज़रूरी है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी, लैंड सेटलमेंट, ज़मीन पर किसका अधिकार था, टैक्स कितना लगाया जाता था, इन सब सारे चीज़ों की जानकारी मिलती है। क्या सब? बाउंड्रीज ऑफ द किंग, नेम ऑफ द किंग, हिस्टोरिक इवेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ द किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड सेटलमेंट एंड टैक्सेस। आपको इन चीज़ों पर एक एक लाइन में अलग से लिखना है। ठीक है, बाउंड्रीज, नेम ऑफ द किंग, एक एक लाइन अलग अलग लिखना है। अब आगे देखिए, To what extent were the agricultural practice transformed in the period under consideration? बोला जा रहा है इस दौरान 6th सेंचुरी BC के दौरान एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में क्या क्या बदलाव आया या एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में क्या क्या बदलाव आया। तो हम ऐसे लिखेंगे इस 6th सेंचुरी BC के दौर में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में बहुत सारा बदलाव आया। सबसे पहला बदलाव क्या आया कि आयरन का इस्तेमाल होने लगा। आयरन के इस्तेमाल से फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर का बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन किया गया। चूंकि राजा ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आने के लिए बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर की ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन होगा, तो राजा के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो आयरन का जो प्लॉ का इस्तेमाल होने लगा, जो आयरन के प्लॉ के इस्तेमाल से अब उन सब जगहों पर भी कल्टीवेशन हो सकती है जिन सब जगहों पर पहले कल्टीवेशन नहीं हुआ करता था। तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन इस तरीके से भी हुआ। इसके अलावा आयरन का स्पेड का इस्तेमाल होने लगा। स्पेड बोलते हैं कुदाल को, तो कुदाल का इस्तेमाल होने लगा। आयरन के स्पेड से वो जो सख्त ज़मीन होते थे, जो टाइट ज़मीन होते थे, जहाँ पर हल नहीं चल सकते थे, वहाँ पर भी अब जो है कल्टीवेशन की जाने लगी, स्पेड से कल्टीवेशन की जाने लगी। इसके बाद एग्रीकल्चर में ट्रांसप्लांटेशन, जो नया तरीका अपनाया गया, जो पैडी की ट्रांसप्लांटेशन होने लगी, इससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसके साथ साथ बहुत सारे जगहों पर वेल्स, इरीगेशन कैनाल्स वगैरह सब भी मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि ये लोग आर्टिफिशियल इरीगेशन का भी इस्तेमाल किया करते रहेंगे और जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी होगी। तो फिर से बता दे रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट वर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ट्रांसफॉर्म इन दिस पीरियड। इस दौरान एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे बदली। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इस दौरान काफ़ी चेंजेस हुआ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ी। कैसे बढ़ी? तो आयरन का इस्तेमाल होने लगा। आयरन के इस्तेमाल से वेपन, टूल्स वगैरह बनाए जाने लगे और जंगलों को काट करके नए नए फील्ड तैयार किए गए। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया गया। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन के पीछे वजह है चूंकि राजा टैक्स, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना शुरू किया है, तो जितने बड़े पैमाने पर, जितने लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर होगा, उतना ज़्यादा राजा को टैक्स आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आयरन का प्लॉ का इस्तेमाल किया गया। आयरन के प्लॉ से अब उन सब जगहों पर भी कल्टीवेशन की जा सकती है, प्लॉइंग की जा सकती है जहाँ पर लकड़ी के प्लॉ से या वुडन प्लॉ से एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, जिस वजह से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन और भी हुआ। इसके अलावा स्पेड, आयरन स्पेड का भी इस्तेमाल हुआ। आयरन स्पेड के इस्तेमाल से उन सब जगहों पर जहाँ पर प्लॉ से कल्टीवेशन नहीं की जा सकती थी, वहाँ पर आयरन के स्पेड से वो जो फील्ड को
फील्ड की प्लॉइंग की गई, टिलिंग की गई और कल्टीवेशन वहाँ पर किया जाने लगा। इसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चर में एक नए मेथड्स का इस्तेमाल हुआ जिसको हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और उस ट्रांसप्लांटेशन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है। उसके बाद सबसे आखिरी में हम देखते हैं आर्टिफिशियल इरीगेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल इरीगेशन कहने का मतलब है कि अब जो है सिर्फ कुदरती बारिश पर डिपेंड नहीं हो रहे हैं, मानसून पर ही या कुदरती बारिश पर डिपेंड नहीं हो रहा है, अलग अलग जगहों पर वेल्स है, कैनाल्स है या वाटर रिजर्वायर वगैरह सब देखा गया है। तो ये सब अब इरीगेशन, आर्टिफिशियल इरीगेशन की भी इस्तेमाल की गई है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी इस दौरान बदला। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट दिन हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।